ऐसी, अभी तो यहाँ एक ही वैल्यू रिटर्न हो रही है ना, एक से ज़्यादा वैल्यूज रिटर्न करवानी है तो मैं क्या करूँगा, तो इस कोड को ज़रा मैं कमेंट करता हूँ। देखें एक से ज़्यादा वैल्यूज मेथड जो है ना वो ट्रेडिशनल वे में तो रिटर्न कर नहीं सकता। हाँ कुछ और तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप जो है वो रेफरेंस वेरिएबल बना लें, रेफरेंस वेरिएबल वाला तरीका। और एक सी शार्प का अपना एक नया भी तरीका है, वो क्या है, वो तरीका ये है जनाब कि जैसे मैं यहाँ पर अब एक नया मेथड बना रहा हूँ, स्टैटिक वॉइड ऐड, और मैंने लिखा इंटीजर x कॉमा इंटीजर y कॉमा इंटीजर z, और ये मैंने लिखा z इक्वल्स टू x प्लस वाई, और जनाब z के साथ मैंने लिख दिया आउट। क्या लिख दिया, आउट लिख दिया। अच्छा उसके बाद मैंने यहां पे लिखा जनाब इंटीजर, चलें ये दोनों लाइनें मैं दोबारा से लिख देता हूँ। चलो x इक्वल्स टू मैंने लिखा 10, और फिर मैंने लिखा इंटीजर y इक्वल्स टू 20, और फिर मैंने लिखा इंटीजर z, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, खाली रखा है इसे, और फिर मैंने ऐड कॉल कर लिया और उसमें भिजवा दिया x कॉमा वाई कॉमा z। ठीक है, सही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। तो अब देखें अब क्या मसला, अब क्या हो रहा है एक्चुअली, अब हम एक ऐड कॉल कर रहे हैं और इस ऐड को 3 वेरिएबल पास कर रहे हैं, एक x, एक y और एक z। लेकिन z जो है वो इंटीजर होने के साथ साथ एक आउटपुट वेरिएबल भी है। आउटपुट वेरिएबल से मुराद कि इसमें जो भी यहाँ चेंजेस होंगे ना ये वैल्यू यहाँ वापस लेके जाएगा। जैसे देखें मैं अब इसमें क्या कर रहा हूं, z की जगह मैंने लिख दिया सम, ये मैंने लिखा सम। फिर मैं यहाँ एक और आउटपुट वेरिएबल बना रहा हूं, मैंने लिखा आउट इंटीजर डिफरेंस, और डिफरेंस में मैंने लिख दिया x माइनस वाई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है वो मैं बना रहा हूँ इंटीजर सम, और एक मैंने इंटीजर बना दिया डिफरेंस। यहाँ पे नाम डिफरेंट भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही नाम हो। यहाँ पे मैंने लिख दिया सम कॉमा, फिर मैंने लिखा आउट, तो जनाब सम में इसका सम आ जाएगा और डिफरेंस में इसका डिफरेंस आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, और ये मैंने लिखा सम इज, और ये मैंने प्लस करके लिख दिया सम। ठीक है, फिर मैंने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन, और फिर मैंने लिखा डिफरेंस इज, और मैंने यहाँ पे प्लस करके क्या लिख दिया, क्या आउटपुट आएगा इसका, सम में जो है वो सम की वैल्यू आ जाएगी और डिफरेंस में जो है वो डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी। इसका अगर आप आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट आपको नजर आएगा जनाब 30 और -10। इसका मतलब अब ये मेथड कितनी वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, कौन कौन सी, सम और डिफरेंस। क्या तरीकेकार है, मेथड की टाइप, डेटा टाइप से पीछे क्या लिखना पड़ेगा, आउट लिखना पड़ेगा। अगर आप आउट लिख देंगे तो इस मेथड, इस वेरिएबल में आप जो भी चेंजेस करेंगे ना वो वैल्यूज रिटर्न होके वापस आ जाएंगे यहाँ पर। एक तो वैसे ही रिटर्न टाइप के थ्रू आप कर लेते हैं, एक से ज्यादा करवाने के लिए आप आउट वेरिएबल यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट वही है, रेफरेंस वेरिएबल बन रहे होते हैं तो आप इसको आउट बना लेते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही, कोई इसमें सवाल है किसी का, कोई पक्की बात है, आगे चले। कुछ समझ में भी आ रहा है या सब कुछ समझ में आ रहा है? नहीं ये पॉइंटर नहीं है, ये रेफरेंस वेरिएबल है जो सी में आप एंड ऑपरेटर के साथ लिखती थी ना, ये वो है। जी लेकिन जी बिल्कुल, वो पॉइंटर भी पॉइंटर, लेकिन पॉइंटर का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है ना थोड़ा सा,
वो जो पॉइंटर के साथ आप स्टैरिक और स्टैरिक इस तरह के जो काम करते हैं ना, वो यहाँ नहीं हो सकते, पॉइंटर सी शार्प में नहीं है। लॉजिक वो ये समझ लें, वो एंड ऑपरेटर के साथ अगर आप किसी उसको भेजते हैं ना, तो ये वो वाला है। कर्सर मुझे नहीं पता, आप VB6 पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं? नहीं, वो चीज़ नहीं है ये। जी मैं समझ गया, वो नहीं है ये बस आप समझ लें कि जब एक मेथड से एक से ज़्यादा वैल्यूज़ रिटर्न करवानी हो तो आप ये तरीकाकार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स होते हैं जिनके साथ आप आउट लगा देते हैं। ठीक हो गया, पक्की बात है। चलें, इसमें आप चाहें तो रेफ का कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, इस तरीके से REF, ये भी काम हो जाएगा। लेकिन आउट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो समझ में आने वाली बात है, क्योंकि जैसे वो अभी PL/SQL फौरन उनके दिमाग में आ गया ना, वहाँ पे भी आउटपुट वेरिएबल होता है प्रोसीजर्स वगैरह को पास करने के लिए। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो मतलब ये कि कॉमन नोन चीज़ है। जी जैसे स्टोर प्रोसीजर में आउटपुट वेरिएबल होता है ना, वो समझ लें आप ये। ठीक है, अच्छा जी, तो जनाब ये क्या बन गया आपके पास एक मैथ। देखें कौन हम लेके क्या चल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि एक मेथड हो और उसके अंदर जो है वो कुछ चीज़ें हम पास कर सकते हैं और कुछ चीज़ें रिट्रीव कर सकते हैं। यार खालिद, वो मार्कर डस्टर मिल जाएगा? अच्छा जी, तो ये जनाब ये हम अभी तक हमारी डिस्कशन हुई है। एक और विजुअल स्टूडियो का इंस्टेंस ओपन कर रहा हूँ। और यहाँ से मैं जा रहा हूँ न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन। ठीक है, अच्छा अभी कुछ लोग आए, दोबारा मैं फिर बोल दूँ कि अगर किसी के साथ पास वीडियो शेयर नहीं हुई हैं तो वो काइंडली मुझे आज ही बता दें ताकि मैं उनको शेयर कर लूँ। अगर आपका जीमेल का एड्रेस नहीं है और कोई प्रॉब्लम है तो भी बता दें, जीमेल का एड्रेस बना के मुझे दे दें, मैं उसमें शेयर कर दूँगा। ठीक है, और साथ ही साथ मैं कल या परसों आपको एक मैसेज भी करूँगा, अगर मैसेज भी आपके पास नहीं पहुँचता है तो भी मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन अब हम बनाने जा रहे हैं, ये हमारी सेकंड विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन है। अब हमें इसमें एक चीज़ थोड़ी सी समझ में आ जाएगी कि इसमें कुछ मेथड्स बने हुए नज़र आ रहे थे, तो वो थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाएंगे कि ये क्या चीज़ है। तो लास्ट टाइम हमने विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन में क्या बनाया था जी? एक लॉगिन का फॉर्म बनाया था और उसके क्लिक के ऊपर हम दिखा रहे थे कि जी क्या करें, ऐसे ही था। और उसमें अगर यूज़र नेम पासवर्ड हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से था तो मैसेज आ रहा था कि करेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड, अदरवाइज लिखा हुआ आ रहा था इनकरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, अब एरर प्रोवाइडर यूज़ किया था ना मैंने, एरर प्रोवाइडर नहीं यूज़ किया था। एरर प्रोवाइडर बता रहा था कि नेम इज मिसिंग, पासवर्ड इज मिसिंग, ब्लिंक कर रहा था, है ना? ठीक है जी। अच्छा, अब जो है वो उसी चीज़ को थोड़ा सा आगे हम कंटिन्यू करेंगे, और वो कंटिन्यू कुछ इस तरीके से करेंगे हम जनाब कि अब मैं एक और फॉर्म बनाने जा रहा हूँ, और ये सिंपल फॉर्म है। और पहले तो मैं पिछला वाला काम थोड़ा फटाफट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ा रिवाइज हो जाए। तो मैं यहाँ पर जो है वो 2 लेबल्स ड्रैग कर रहा हूँ, ये मैंने दूसरा लेबल भी ड्रैग कर दिया, ये पहला लेबल आ गया और ये आ गया दूसरा लेबल। ठीक है, फिर यहीं पे मैं 2 टेक्स्ट बॉक्सेस भी ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ, तो ये पहला टेक्स्ट बॉक्स, ये दूसरा टेक्स्ट बॉक्स। तो जनाब ये पहला टेक्स्ट बॉक्स आ गया और ये आ गया दूसरा टेक्स्ट बॉक्स। फिर मैं यहाँ पर जो है वो एक बटन जो है वो ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ, ये बटन आ गया। सही है, लेबल की प्रॉपर्टीज़ में जा रहा हूँ मैं, लेबल को सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज़ में आया, इसके टेक्स्ट में मैंने लिख दिया यूज़र नेम। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स को मैंने सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज़ में आया, इसकी नाम मैंने चेंज कर दिया, इसका नाम मैंने कर दिया txt यूज़र नेम। txt को मैंने रख दिया ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि ये एक टेक्स्ट बॉक्स है।
लेबल के टेक्स्ट में जाके मैंने लिख दिया पासवर्ड, और ये टेक्स्ट बॉक्स जो है इसकी प्रॉपर्टीज में जाके अब मैं लिख रहा हूँ txt पासवर्ड। ठीक है, ये काम हम पिछली दफा कर चुके थे। बटन में जो है मैं जाके यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन। ठीक है, सारे कंट्रोल्स मैंने सेलेक्ट किए, प्रॉपर्टीज में जाके इनका फॉन्ट चेंज कर दिया मैंने। ये आपका लॉगिन का बटन आ गया और ये आपके दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस। ठीक है, अच्छा, लॉगिन के बटन की क्लिक के ऊपर जो है वो हमने कुछ कोड लिखा था। कोड जो है वो कुछ इस तरीके का था कि इफ txt यूजर नेम डॉट टेक्स्ट, अब वो txt यूजर नेम हो गया, उसको मैं कह रहा हूं कि अगर वो NAD है एंड txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू NAD, तो क्या करो जनाब, तो करना ये था कि मैसेज देना था करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। और एल्स में हमने क्या किया था जी, एल्स में हमने कहा था कि मैसेज बॉक्स डॉट शो इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। सही है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे जो है वो txt यूजर नेम डॉट टेक्स्ट लिखा हुआ और txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट अगर इक्वल है NAD के, तो ये जगह वो है जहां पे आप उस वक्त आएंगे जब यूजर नेम और पासवर्ड वैलिड होगा। ठीक है जी, फॉर्म ओपन करवाएंगे। क्या हो गया नवेद साहब, खैरियत है? अभी किसी पे भी नहीं है, किसी पे भी नहीं है अभी। ये देख लें, घर पे कर लिया आपने, घर पे इंस्टॉल कर लिया बस, ठीक है। अभी ये देख ले मैं कर कैसे रहा हूं। अभी तीसरी चौथी क्लास से मैं आपसे काम करवाना शुरू करूंगा। ठीक है, अभी सिर्फ ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये समझ लें। सही है, तो txt यूजर नेम डॉट टेक्स्ट NAD है और txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट क्या है, NAD। देखिए ये दोनों अगर क्या है, यही है, तो हम कह रहे हैं कि यूजर नेम पासवर्ड सही है। अच्छा, अब नॉर्मली आपने देखा होगा कि लॉगिन फॉर्म जो होता है उसमें अगर यूजर नेम पासवर्ड सही हो तो मैसेज नहीं आता कि जी करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड, बल्कि कोई और फॉर्म खुल जाता है। ये जहां आप जो वेबसाइट देखें तो जो पेज होता है वो पेज ओपन हो जाता है। तो हम यहाँ पे एक्चुअली अब एक नया फॉर्म ओपन करवाएंगे। ठीक है, नया फॉर्म, और अगर गलत है तो मैसेज बॉक्स दे देंगे कि भाई इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। अब नया फॉर्म खोलने के लिए पहले नया फॉर्म बनाना पड़ेगा। सही है, कैसे बनाएंगे? देखिए ये तो अपनी जगह ऑलरेडी मौजूद है। आप जाएंगे यहां से सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, मैंने ये लास्ट टाइम भी बताया था, फिर बता रहा हूं कि ये वो विंडो है जिसमें आपके पूरे सॉल्यूशन को ये एक्सप्लोर करके दिखा रहा होगा कि इसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं। ठीक है, तो देखें मैं यहाँ पे अगर राइट क्लिक करता हूं और राइट क्लिक करने के बाद यहां से राइट क्लिक मैंने किया किस पे, विंडोज एप्लीकेशन जो भी बनाई है मैंने। ठीक है, देखिए ऊपर सॉल्यूशन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक नहीं करना है। ये नीचे जो है वो आपकी जो भी सॉल्यूशन का आपने नाम दिया था ना बनाते वक्त, वो है। इस पे मैंने राइट क्लिक किया, यहां से जा रहा हूं ऐड, ऐड से जा रहा हूं न्यू आइटम। ठीक है, सही है। ऐड न्यू आइटम करने के बाद अब देखिए मुझे डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। इसमें तीसरा ऑप्शन है विंडोज फॉर्म। कौन सा ऑप्शन है? इसका नाम इसने बाय डिफॉल्ट क्या रख दिया, फॉर्म 2। मैं इसका नाम रख देता हूं मेन फॉर्म। क्या रखा? मेन फॉर्म। ये सब रिकॉर्डिंग हो रही है, आप आराम से इसको सुकून से घर पे परफॉर्म कीजिएगा। मेन फॉर्म डॉट CS, और इसको मैंने करवा दिया क्या, ऐड। तो अब ये नया फॉर्म बन गया। लेकिन अगर मैं अब एप्लीकेशन रन करूंगा तो कौन सा फॉर्म रन होगा? पहला वाला ही फॉर्म रन होगा, दूसरा वाला फॉर्म तो नजर नहीं आएगा क्योंकि अभी मैंने शो ही नहीं किया। देखें कुछ भी कर लूं वो नया वाला फॉर्म नजर नहीं आएगा।
तो हम क्या करेंगे जी, इसको शो करवाएंगे। इसको शो कहाँ करवाएंगे, यहाँ कोड में। अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि C# है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के तरीके से इसमें काम होगा। अभी थोड़ी देर में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस क्या होती हैं, तो उस वक्त आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। देखें, कोई भी नई चीज़ बनाने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो अगर मैं मेन फॉर्म शो करना चाहता हूँ तो मेन फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और उसका तरीका ये होता है मेन फॉर्म mf इक्वल्स टू न्यू मेन फॉर्म। इस लाइन को अभी थोड़ी देर में आपकी समझ में आएगी। बात ये हो सकता है अगली क्लास में समझ में आए, लेकिन सिर्फ इतना समझ लें कि ये जो mf है ना, ये इसकी टाइप का वेरिएबल है। जैसे मैं लिखता हूँ इंटीजर i, तो i क्या होता है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल। तो ये mf जो है ये मेन फॉर्म टाइप का वेरिएबल है। मेन फॉर्म खुद क्या है, ये भी एक टाइप है जो हमने बनाई है, सही है। अब अगर मैं यहां लिखता हूं mf डॉट शो, तो अब mf शो हो जाएगा, सही है, ठीक है। तो अब आप अगर इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो अभी भी लॉगिन फॉर्म ही ओपन होगा। ये लॉगिन फॉर्म कहां से आ रहा है, तो वो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। थोड़ा सा अगर हम देखें तो प्रोग्राम डॉट cs में आपके पास मेन मेथड है, और इसमें यहां लिखा हुआ है न्यू फॉर्म 1, सही है। फॉर्म 1 क्या है, लॉगिन वाला फॉर्म है, ठीक है। तो एप्लीकेशन जब स्टार्ट होती है तो ये फॉर्म 1 ओपन हो जाता है। इसमें मैंने लिखा NAD, और यहाँ पे मैंने लिखा NAD, और लॉगिन पर क्लिक कर दिया तो ये कौन सा फॉर्म ओपन हो गया, दोबारा क्लिक किया, देखें एक और मेन फॉर्म ओपन हो गया। अब यहाँ आप जितने चाहे मेन फॉर्म ओपन करते चले जाएं, होते चले जाएंगे। क्या ऐसा होना चाहिए, तो क्या हल होगा इसका फिर, आपके ख्याल में क्या हल होना चाहिए इसका, कंडीशन, क्या कंडीशन, अच्छा ठीक है, और कोई अप्रोच, लॉगिन का मेन फॉर्म, लॉगिन, अच्छा देखें ये कह रहे हैं कि लॉगिन फॉर्म को अगर हम हाइड कर देंगे तो उसके बाद फिर कोई मेन फॉर्म ओपन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बटन के क्लिक के ऊपर तो बन रहा है ना। देखिए अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप कर रहे होते हैं तो उसमें आपको ये देखना है कि आप लाजमी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो आप उस चीज़ को ज़रा ध्यान में लाएं कि मैंने बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर यूज़ करे हैं उसमें क्या तरीक़ेकार होता है। बैक का बटन होता है, लेकिन बैक के बटन से आप लॉगिन के पेज पे आते हैं क्या, एक दफ़ा लॉगिन हो गए तो लॉगिन हो गए, लॉग ऑफ होते हैं तो फिर लॉगिन आता है ना। तो लिहाजा ये जो मेन फॉर्म है ये जब आ जाएगा तो लॉगिन के फॉर्म पे हम उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक कि लॉग ऑफ ना कर दें या साइन आउट ना हो जाए, इस तरह का कोई काम ना करें। तो अभी हमें जो चीज़ समझ में हमें आ रही है वो ये है कि जनाब ये लॉगिन के फॉर्म को हाइड कर देते हैं। तो ये जो लॉगिन का फॉर्म है इसका नाम क्या है, फॉर्म 1। अच्छा, अब अगर मैं फॉर्म 1 का नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना तो वो तो नया ऑब्जेक्ट होगा, ये वाला नहीं होगा। इस ऑब्जेक्ट को इसी में एक्सेस करने का तरीका है C# में कि आप लिखते हैं दिस, जैसे VB में लिखते हैं मी, तो यहां लिखते हैं दिस। अगर मैं लिख दूं दिस डॉट हाइड, तो जिस फॉर्म पे आप मौजूद हैं वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल, इस मेथड के अंदर दोबारा नहीं यूज कर सकते। बन जाएगा, यहां इस मेथड में नहीं बनेगा, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगी डिस्कशन तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है, जो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा वो थोड़े से जो है वो खुश्क हैं, बोरिंग है, लेकिन बड़े खतरनाक हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उसके अंदर थोड़े थोड़े हमें गोले गंडे डालने पड़ते हैं, ठीक है।
तो जनाबे वाला इसके अंदर हमने लिखा NAD और उसके नीचे लिखा NAD और ये हमने लिखा लॉगिन। तो देखें कौन सा फॉर्म आ गया, मेन फॉर्म। अब दोबारा मेन फॉर्म ओपन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसको ओपनिंग करने का तरीकाकार ही हाइड हो गया। एप्लीकेशन आपकी रन हो रही है। यहाँ पे मैं ये क्लियर करता चलूँ कि लॉगिन फॉर्म मौजूद है, मेमोरी में है, रन हो रहा है, लेकिन नजर नहीं आ रहा, खत्म नहीं हुआ। एक चीज होती है क्लोज और एक चीज होती है हाइड। तो ये हाइड हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, सही है। अच्छा जी, तो अब हाइड करने जी जी। अच्छा, अब यहां पे जो है वो मेन फॉर्म तो नजर आ गया, ये मेन फॉर्म है। अब देखिए, ये हमेशा जहन में रखिएगा कि जो विंडोज एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती है ना, उसकी एक पर्टिकुलर थीम है, तरीकेकार है, उसके थ्रू काम होता है। विंडोज एप्लीकेशन का, वेब एप्लीकेशन का तरीकेकार अलग होता है। विंडोज एप्लीकेशन में होते हैं MDI फॉर्म्स। कौन से फॉर्म्स? MDI मतलब मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। क्या मतलब है? मतलब ये कि फॉर्म्स जो है ना वो इस तरह खुलेआम धड़ाधड़ नहीं ओपन हो रहे थे जैसे ये ओपन हुआ हुआ है। एक्चुअली एक बड़ा फॉर्म होता है और उस फॉर्म के अंदर दूसरे फॉर्म ओपन हो रहे होते हैं। एक एप्लीकेशन के अंदर अगर मल्टीपल फॉर्म्स हैं तो ऐसा नहीं होगा कि एक फॉर्म पे क्लिक करेंगे फिर दूसरे फॉर्म पे जाएंगे, फिर दूसरे पे क्लिक करेंगे तो तीसरे पे जाएंगे, और हर एक के क्लिक के ऊपर पिछला वाला हाइड हो रहा होगा। लॉगिन के लिए तो चल जाएगा, लेकिन अब अगर मेरे पास बहुत सारे फॉर्म है तो हर एक के पीछे मैं इस तरह चलता रहूंगा क्या? ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि आप एक मेन फॉर्म बनाएंगे जिसके ऊपर बाकी तमाम फॉर्म खुल रहे होंगे। ठीक है, ये मैं क्या कह रहा हूं ये आपकी समझ में उस वक्त आएगा कि अगर आप जो है वो ये जो मेन फॉर्म है इसको सेलेक्ट करें और इसकी जाएं प्रॉपर्टीज में। इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर आपको जो है वो एक प्रॉपर्टी नजर आएगी और उस प्रॉपर्टी का नाम है इज MDI कंटेनर। क्या प्रॉपर्टी है? इज MDI कंटेनर। मतलब ये कि ये जो फॉर्म है ये कंटेनर है या नहीं है। फिलहाल इस प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है? फॉल्स लिखा हुआ है। मैं इस प्रॉपर्टी में जाके लिख देता हूं ट्रू। देखें, अब ये फॉर्म जो है इसका आपको नजर ये आ रहा है कि ये इसका जो मिडिल एरिया था वो ब्लैंक हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा काम मैं इसके अंदर ये करूंगा कि देखें इसकी जो व्यू नीचे एक प्रॉपर्टी है विंडो स्टेट, इसमें क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल। यहां से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं मैक्सिमाइज्ड। सही है। क्या दो प्रॉपर्टीज चेंज की मैंने? एक तो मैंने इसकी इज MDI कंटेनर प्रॉपर्टी क्या कर दी? ट्रू कर दी। सही है। दूसरा काम मैंने ये किया कि इसकी विंडो स्टेट मैक्सिमाइज कर दी। सही है। अब क्या होगा अगर आप इस एप्लीकेशन को रन करेंगे और रन करने के बाद यहां पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल NAD और यहां पे भी लिखेंगे NAD और लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ये मेन फॉर्म ओपन हो गया। ठीक है। ये इस तरह क्यों ओपन हो रहा है? इतना साइज तो नहीं था इसका, मैक्सिमाइज कर दिया था विंडो स्टेट को, तो जितनी भी आपकी रेजोल्यूशन होगी वो फुल स्क्रीन पे आ जाएगा ये। ठीक है। क्योंकि ये MDI कंटेनर है तो इसके अंदर मजीद फॉर्म खुल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं?